हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ सॉल्वेंट इन अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सॉल्वेंट का रोल क्या होता है। सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना होता है आयनिक कंपाउंड, और सॉल्वेंट आयनिक कंपाउंड को कैसे डिसॉल्व करेगा। जो आयनिक कंपाउंड में हमारे कैटायन और एनायन है उसके बीच में जो ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड है उसको वो ब्रेक कर पाएगा, तभी तो वो उसे डिसॉल्व कर पाएगा। और वो जो ब्रेक करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? तो हमारा सॉल्वेंट है जो डाइपोल फॉर्म में होता है वो, और जो हमारे आयनिक कंपाउंड के आयन है उसके बीच में बनेगा आयन डाइपोल बॉन्ड, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी के लिए यूज़ होती है। दूसरा है कि ये जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए। वो हमारा हाईली पोलर होना चाहिए और उसके पास हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, समझो वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो वो हमारे आयनिक कंपाउंड का जो कैटायन है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन है, उसको कैसे डिसॉल्व करेगा, कैसे सॉल्वेंट सराउंडिंग करेगा। तो वो जो हमारा वाटर का ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो हमारे कैटायन के साथ बॉन्ड बना देगा और उसको चारों ओर से कवर कर देगा और उसे डिसॉल्व कर लेगा। और जो हमारा नेगेटिव आयन है एनायन, उसको कैसे डिसॉल्व करेगा? तो उसको हमारा जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यानी कि हमारे जो वाटर है उसकी कैटायन के ऊपर इफेक्ट भी होती है और एनायन के ऊपर भी इफेक्ट होती है, और एनायन के ऊपर उसकी जो इफेक्ट है वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड से है जो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिर होता है सॉल्वेटिंग पावर, यानी कि जो हमारा आयन है उसके आसपास हमारा सॉल्वेंट कैसे बॉन्ड बना के उसे कवर करता है। तो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्वेंट डिस्कस हुए हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स विच कैन डोनेट हाइड्रोजन, और जो एप्रोटिक होता है वो हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर पाता है। यानी कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट है एज पर वाटर, तो वो जो है वो सॉल्वेशन कैटायन का अनपेड इलेक्ट्रॉन से करेगा और एनायन का हाइड्रोजन बॉन्ड से करेगा। ओके। और जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो सिर्फ कैटायन का सॉल्वेशन कर पाएगा, बट एनायन का सॉल्वेशन कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी कि एप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन है वो फ्री रहेगा, रिएक्टिव रहेगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्रोटिक सॉल्वेंट के, वाटर, मिथेनॉल, यहाँ पे DMSO, DMF, HPMT, याद रखिएगा खास। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट ऑफ रिएक्शन है उसमें हमें दो पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है। एक होता है नॉन आयनिक कंपाउंड और दूसरा होता है आयनिक कंपाउंड। नॉन आयनिक कंपाउंड मोस्टली हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ओके। अगर हम एज अ सॉल्वेंट वाटर यूज़ करेंगे तो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए पुअर सॉल्वेंट होगा, जबकि आयनिक कंपाउंड के लिए वो गुड सॉल्वेंट होगा। बट अगर हम कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, तो वो हमारे नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए अच्छा है, बट आयनिक कंपाउंड के लिए पुअर सॉल्वेंट है। पर हमें तो ऐसा कोई सॉल्वेंट चाहिए जो हमारे दोनों पार्ट नॉन आयनिक और आयनिक दोनों को डिसॉल्व कर पाए। अगर हम इसके लिए कोई भी अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल यूज़ करेंगे तो उसके पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है अल्काइल पार्ट जो नॉन पोलर होता है, विच कैन डिसॉल्व नॉन आयनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है हाइड्रोक्साइल पार्ट जो होता है आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर पाते हैं। और कई बार हम वाटर और अल्कोहल का मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियोफिली एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड
उसके बीच में कैसे प्रोसेस होती है। प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, कैटायन को तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से सॉल्वेशन कर पाएगा, एनायन को वो हाइड्रोजन बॉन्ड से सॉल्वेशन करेगा। और यहाँ पे देखिए एनायन का सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, एनायन हमारा स्टेबिलाइज हो गया है, इसलिए एनायन की रिएक्टिविटी कम हो गई है, उसका न्यूक्लियोफिलिक पावर भी कम हो गया है और उसकी बेसिसिटी भी कम हो गई है। यानी कि हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ यूज़ करेंगे तो उसके एनायन का जो रिएक्टिविटी पावर है, फिर वो न्यूक्लियोफिलिक हो या बेसिसिटी हो, सब कुछ कम हो जाएगा। और कम होने का रीज़न यही है कि उसके पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से एनायन को चारों ओर से कंप्लीटली सॉल्वेटेड कर देगा और स्ट्रॉन्गली उसे स्टेबल बना देगा। यहाँ पर हम देखेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात। एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कि कैसे हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, यानी कि कैसे वो उसके साथ रिएक्शन करता है। कैटायन तो ऑब्वियसली सॉल्वेटेड हो जाएगा क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होने ही है क्योंकि वो भी पोलर ही है। बट जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो एनायन को सॉल्वेटेड नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो एनायन है वो रिएक्टिव रहेगा, बेसिक रहेगा और न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। ऐसी कई सारी रिएक्शन देखी गई है कि जिसमें हमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते थे तब वो बहुत ही स्लो थी, वो उसको हाई टेम्परेचर दो तभी वो प्रोडक्ट देती थी और वो भी प्रोडक्ट लो अमाउंट में मिलता था। सिर्फ उसमें हमने प्रोटिक से एप्रोटिक में कन्वर्ट किया तभी वो रैपिड हो गई है, रूम टेम्परेचर पे होने लगी और हाई यील्ड प्रोवाइड करने लगी है। तो वो कैसे है हम आगे देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ही आयन का साइज छोटा होगा, साइज ऑफ आयन डिक्रीज होगा, उसके ऊपर सॉल्वेशन एबिलिटी ज़्यादा होगी। जितना सॉल्वेशन ज़्यादा उतनी ही उसकी डिस्पर्जल ऑफ चार्ज ज़्यादा, और जितना डिस्पर्जल ऑफ चार्ज ज़्यादा उतनी ही आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, और आयन जितना स्टेबल उतना वो कम रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट शुड बी लेस स्टेबल। जितना रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, और जितना उसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि हम SN1 रिएक्शन में पहले दोनों सॉल्वेंट के रोल चेक करेंगे। मोस्टली पोलर सॉल्वेंट का ही हम देखेंगे कि SN1 रिएक्शन होता कैसे है। जबकि हमारा अल्काइल हैलाइड है उसमें से पहले हैलाइड आयन रिमूव होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और उस कार्बोकैटायन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे रिएक्टेंट है वो लेस पोलर है, इसलिए वो कम स्टेबिलाइज होता है और रिमेन इनएक्टिव, वो एक्टिव रहेगा। जबकि ट्रांजिशन स्टेट है वो उसके कंपेयर में ज़्यादा पोलर है और वो सॉल्वेशन से ज़्यादा स्टेबिलाइज होगा। अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, याद रखो प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर को ज़्यादा स्टेबिलाइज करेगा। यहाँ पे रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा पोलर है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबिलाइज होगा। अगर वो कम पोलर है तो कम स्टेबिलाइज होगा, यानी कि वो एक्टिव रहेगा। और हमने देखा जितना ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्राफ दिया है वो इंडिकेट करता है, यहाँ पेंसिल का जो ग्राफ है वो विदाउट सॉल्वेंट बनाया है, यानी कि जब हम कोई सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते हैं तब हमारा अल्काइल हैलाइड है उसमें से हैलाइड दूर होके जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। जबकि हम अगर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जो रेड लाइन से ग्राफ दिखाया है उसमें दिखा जाए तो जो एनर्जी है वो कम चाहिए, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विथ सॉल्वेंट इज़ लेस एज कम्पेयर टू विदाउट सॉल्वेंट। यानी कि हम अगर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो SN1 रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी। सेम डिटेल हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में प्रोटिक सॉल्वेंट क्या काम करेगा। तो जैसे हमने आगे देखा, यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल पहले हमारे रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, उसके साथ पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल
भी साथ में हाजिर है और लिविंग ग्रुप भी हाजिर है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड हो चुका है, यानी कि डिस्पर्स हो चुका है, यानी कि इससे कंपेयर में इसकी पोलैरिटी कम है। जो जितना लेस पोलर होगा उसका सॉल्वेशन कम होगा, सॉल्वेशन कम होगा तो वो रिएक्टिव रहेगा। जबकि हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबिलाइज होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्पर्स हो गया है, जबकि रिएक्टेंट है उसके ऊपर तो कम्प्लीटली एक जगह पे कॉन्सनट्रेटेड चार्ज है, वो हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट से ज़्यादा स्टेबिलाइज होगा, इसलिए वो लेस रिएक्टिव बन जाएगा। यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट है वो हमारे रिएक्टेंट में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको लेसली स्टेबिलाइज करता है, और लेस स्टेबिलाइज होगा तो प्रोडक्ट भी कम मिलेगी। यानी कि प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज द रेट ड्यू टू डीएक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को वो डीएक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे हमने ग्राफ भी बताया है, उसमें आप देख सकते हैं कि विदाउट सॉल्वेंट जो एनर्जी चाहिए वो कम है, बट अगर हम उसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यानी कि SN2 रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट में कम होगी। तो अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट की जगह पे अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो हमारी SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट केटायन को बॉन्ड बनाएगा बट एनायन को फ्री रखेगा, हाईली रिएक्टिव रखेगा, और एनायन अगर रिएक्टिव रहेगा तो प्रोसेस फास्ट होगी। थैंक यू।